नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। यूक्रेन युद्ध में कल से एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। इसी बात से जेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या है जेलेंस्की का नया फ्रंट? आज कच्चा चिट्ठा में हम आपको बताएंगे। दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पुतिन के छोटे परमाणु धमाके वाले प्लान की है, जो बहुत खतरनाक है। तीसरी रिपोर्ट इमरान खान की बीवी मुर्गा और काला जादू से जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले देखिए जेलेंस्की की वो ताकत जिसमें फंसकर अब से कुछ देर पहले रशियन एयरफोर्स का एक और फाइटर जेट क्रैश हो गया। दुनिया इसे जेलेंस्की का इंद्रजाल कह रही है। इन्हीं तस्वीरों में छिपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारियुपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक TOS-1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। TOS-1 से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई है। रूस के पत्रकारों ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए ज़ेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा। ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है। मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बात ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराई। एक
महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. मारियुपोल से रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारियुपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है, लेकिन उनके सामने शहर में मौजूद यूक्रेन की फौज डटी है। मिलिशिया भी है और आम लोगों की मौजूदगी पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट भी है। शहर में रशियन आर्मी के टैंक देखे जा सकते हैं। Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь. Кто-то это должен делать. Мыть, убирать, готовить, жрать, где-то жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете, это, ну как, здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там... मारियुपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। कुछ ही पॉकेट बची जहां बमबारी नहीं हुई। ये कीव के पास होस्टोमेल एयरपोर्ट का वीडियो जो रूस की फौज ने ही बनाया है। रशियन स्पेशल फोर्स इसे ऑपरेट कर रही है और यहाँ रशियन फोर्स होने का मतलब कीव के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अब कीव में 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में रूस की बॉम्बिंग भी तेज हो गई। रूसी फाइटर जेट लवीव को बराबर निशाना बना रहे हैं, यानी यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस की आर्टिलरी अटैक का शिकार लवीव की ऑयल टैंक बने। इन टैंकर से रूस के 3 रॉकेट टकराए और फिर सब धू कर जलने लगा। रूस के इस खतरे को देखते हुए शहर के 2 लाख लोग पोलैंड में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा शहर है। पोलैंड में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, रूस ने लवीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पर कैसे पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, उनके वीडियो अब गौर से देखिए। जमीन पर ये यूक्रेन का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ट्रैक के निशान बताते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के हमले से बच नहीं पाया। देखा आपने कैसा जबरदस्त धमाका हुआ? एक बार फिर देखिए। ऐसी मिसाइलों में रूस के विमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और रूस अब उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники. अब तक ऐसी तस्वीरें रूस के नुकसान की ज्यादा आई, जिसमें रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल अटैक से उड़ाते रहे। इस वीडियो में रूस का एक इन्फेंट्री व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी रूस के एक टैंक पर हमले के बाद उसके क्रू को बचाने पहुंची। ये सब कुछ यूक्रेन का ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे हमले अक्सर TB2 ड्रोन से किए जाते हैं, जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा था। TB2, जिन्हें बेरे कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक मंडरा सकता है।
यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। इन ड्रोन अटैक्स में रूस के टैंकों का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। ये सब टैंक और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां टॉप एंगल से शॉट का शिकार हुई, यानी मिसाइल टैंक पर साइड से नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से पर आकर टकराई और फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का ये हाल हुआ। ये रूस का T-72 टैंक है जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। चेचिस से लेकर टरेट तक कुछ नहीं बचा। और ये देखिए, ये है रूस का BM-21 ग्रेड मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। गौर से देखेंगे तो इसमें लगे 40 रॉकेट में 38 अब भी बचे हुए, यानी जब ये लॉन्चर 2 रॉकेट दाग चुका था तभी इस पर यूक्रेन का हमला हुआ। आगे ये गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन पीछे रॉकेट्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे मिसाइल हमलों से टैंक चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके पास बचने का मौका नहीं होता। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन टॉप एंगल शॉट को लेकर रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं, जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। जब ये मिसाइल टैंक में घुसती हैं, तो टैंक का ऐसा हश्र होता है कि क्रू के पास बचने का कोई मौका तक नहीं होता। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। दूसरा ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम, यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अब रूस ने भी एंटी टैंक मिसाइलों से हमले बढ़ा दिए। ये कॉनकुर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर दूर मौजूद टैंक को भी उड़ा सकती है। रूस भी ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन टारगेट जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ते विमान भी बन रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सटीक निशाने के साथ काम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने चर्निव में यूक्रेन की एयरफोर्स के 4 सुखोई 24 विमान मार गिराए। सुखोई 24 बॉम्बर विमान जो सोवियत संघ के दौर का है। वहीं रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन का एक सुखोई 27 विमान भी मार गिराने का दावा किया। Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Из них 2 в районе Репки, еще 2 в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит 1 украинский истребитель Су-27. За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. ये जलता हुआ मलबा यूक्रेन के सुखोई 27 का ही बताया जा रहा है। अगर यूक्रेन ने 2 दिन के अंदर 5 फाइटर जेट, यानी 4 सुखोई 24 और 1 सुखोई 27 फाइटर जेट खोया है, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है और अक्सर दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि मार गिराया गया विमान दूसरी तरफ का है। ये मलबा एक सुखोई T-10 एयरफ्रेम वाले विमान का ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रूस का सुखोई 35 है या फिर यूक्रेन का सुखोई 27, ये करीबी जांच से ही बताया जा सकता है। वहीं यूक्रेन में रूस ने अपनी सप्लाई लाइन को और बेहतर करने के लिए जी जान लगा दिया है। ये यूक्रेन की नाइपर नदी, जो राजधानी कीव से होते हुए यूक्रेन के बीचों बीच से बहती है। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी ज़ेलेंस्की को फिक्र में डाल सकती है। यहीं पर ही करीब में रूस ने अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल की लॉन्चिंग देखेंगे तो पाएंगे कि वो ड्रोन किस ऊंचाई पर उड़ते हुए रूसी फौज पर नजर रख रहा था या घात लगाकर हमले की तैयारी में था। अगर रूस इस ड्रोन को न गिराता तो यहाँ मौजूद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का कुछ ऐसा हाल होता जो तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसे ही टारगेटेड हमलों के जरिए यूक्रेन का दावा है
कि वो रूस के 16 कमांडर मार चुका है, जिनमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, जबकि 5 मेजर जनरल हैं। बाकी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर भी हैं। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान है और इतने बड़े अफसरों का मारा जाना उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स पर भी सवाल उठाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 16,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस ने माना है कि उसके 1,351 सैनिक अभी तक इस जंग में मारे गए। इसलिए सच क्या है, इसकी निष्पक्ष बातें यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रही। दोनों देशों के अलग अलग दावे, नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जमीन पर मौजूद फौज का हौसला न टूटे, ये कोशिश भी यूक्रेन और रूस दोनों देश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि कीव पर कब्जा तो दूर, उनकी फौज यूक्रेन के एक भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन अब यूक्रेन जंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। बौखलाए पुतिन छोटे एटम बम फोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का कौन सा शहर पहला टारगेट बनेगा? क्या है पुतिन का TNW प्लान? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे ही हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 1.5 किलो परमाणु बम प्लान। क्या यूक्रेन युद्ध में चलेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? अब दुनिया की नजर पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। रूस ने कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से रूस का काम पूरा होता दिख नहीं रहा। इसलिए आशंका है कि बौखलाए पुतिन अब ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये बम जिस शहर पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगी, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, बस एक बम और खार्किव खत्म। वसिल्किव में कोई वार करने वाला नहीं बचेगा और कीव का किला भी ध्वस्त हो जाएगा। रूस युद्ध में अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सिर्फ एक ही वार में यूक्रेन के किसी भी शहर को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता है। इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन 1 महीने से बचाता आ रहा है उसका नामो निशान मिट सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर
स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है, रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियार पर और अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है, उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है, या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार, यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। 23 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। उसी का अगला पड़ाव छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल को माना जा रहा है, जिसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मर्तबा दे चुके हैं। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. यानी अगले कुछ दिनों में वो हो सकता है जिसे देखकर दुनिया सहम जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। ब्रिटेन खुफिया एजेंसी को भी यह अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 10 किलो टन ताकत वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दी तो आग के चलते 200 मीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 1 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 1 लाख से अधिक लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। छोटे एटम बम रूस का सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। हालांकि ये बड़े परमाणु बम से कम तबाही मचाते हैं, लेकिन ये तबाही यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर स्कंदर मिसाइल के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल SM-30 समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेद सकता है। अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरे तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी।
अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर पॉल डी मिलर के मुताबिक, मैं इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि इस युद्ध में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या फर्क पैदा कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बड़े सैन्य फॉर्मेशन जैसे टैंक, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट कैरियर, बैटल ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा इन्हें अंडरग्राउंड बंकरों, किलेबंद सैन्य ठिकानों या कमांड एंड कंट्रोल ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जाता है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन के पास पहली दो चीजें तो है नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है, बंकरों और कमांड सेंटरों को रूस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पारंपरिक बमों से निशाना बना चुका है। Пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них, он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан, но меня там интересует, чтобы это не были, знаете, как еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор. दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध के आखिरी रणनीति पर पुतिन ने मुहर तक लगा दी है। इस प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला बताया जा रहा है। अब पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर छोटे परमाणु बमों से हमला कर दिया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तय है। रूसी सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को भी तैनात किया है। परमाणु बम दागने में सक्षम तोप, रूस की तोप का नाम है 2S7 पाइन। परमाणु बम गिराने वाली रूस का यह तोप कैसे आग उगलता है, इसे देखिए। रूस की यह तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। ऐसे सैकड़ों तोप रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के लगती सीमा पर तैनात कर रखा है। ये उसी लोकेशन की तस्वीरें हैं जहां ये तोपें आग उगलती दिख रही हैं। वहां से चंद किलोमीटर की दूरी से खार्किव शहर की सीमा शुरू हो जाती है। वही खार्किव शहर जहां दाखिल होकर रूस की सेना ने भारी तबाही मचाई। लेकिन सीमा पर तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए गए तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगी। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखते हैं। 4 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका रहती है। विस्फोट के 15 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाती हैं। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होता है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं। पाकिस्तान में आजकल दो बातों की बहुत चर्चा है। एक इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव की और दूसरा इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम के काला जादू की। विपक्ष चाहता है कि नियाजी सरकार की विदाई तुरंत हो और बुशरा बीवी चाहती हैं कि काला जादूगर के शौहर इमरान की सरकार की किसी भी तरह से बचा ली जाए। तहरीक पेश करें जी। पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में टेबल कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की और 68 अरकान की हिमायत दरकार है, यानी 68 वो नंबर दरकार है इस तहरीक की हिमायत के लिए और तहरीक अदम एतमाद पर 146 अरकान के दस्तखत हैं। सड़क से संसद तक शोर मचा है कि इमरान खान नियाजी को इस्लामाबाद से
तुरंत चलता करो। पाकिस्तान की संसद में नियाजी की सत्ता की आखिरी सांसों का हिसाब किताब लिखा जा रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुके हैं। पूरे विपक्ष का इस वक्त एक ही सुरताल है, इमरान को सत्ता से अलविदा करो। लेकिन हमारे नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत अपना अक्सरियत खो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म का हुकूमत खत्म हो गया है। लेकिन संसद, इमरान खान नियाजी की सरकार और आवाम के बीच एक चौथी चीज भी है, जिसका पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं, जिसका पाकिस्तान की गुर्बत और बेबसी से कोई वास्ता नहीं, जिसका सियासत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो इमरान खान की सत्ता बचाने के लिए दिन रात जुटी है, अपनी नींदें हराम कर रही है। आलीशान बंगले के भीतर भी उसका वक्त बेचैनी और बेताबी में गुजर रहा है। इमरान की हुकूमत बचाने के लिए उसने सौगंध खाई है और इसके लिए वो कर रही है वो काम जिसकी दुर्गंध पूरे इस्लामाबाद में फैल रही है। मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये बुशरा बीबी है, इमरान खान नियाजी की तीसरी बीबी, जो इस्लामाबाद से बस थोड़ी दूर हिल स्टेशन के अपने बंगले में वो काम कर रही है जिसे काला जादू कहते हैं। बुशरा बीबी अंधविश्वास के अंधेरे में अपने शौहर इमरान के लिए सत्ता की चांदनी तलाश रही है। और आज बनी गाला में जो अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं, शीरखार। और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना। बुशरा बीबी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो पहली बार नहीं है, लेकिन अब की बार देश से निर्वासित पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बारे में जो कहा है उसे आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इंग्लैंड से इस्लामाबाद तक इमरान ने अब तक क्या हासिल किया है। सत्ता के लिए इमरान किस हद तक अपनी अंधविश्वासी बीबी पर निर्भर है। पाकिस्तान की संसद में इमरान की किस्मत का फैसला चाहे जो हो, बुशरा बीबी ने अपने काले जादू से तय कर दिया कि उनके शौहर की कुर्सी तब तक कायम है जब तक बनी गाला के बंगले में मुर्गे का मांस जलता रहेगा। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो लोग रियासत मदीना की बात करते हैं, उनको अपने गरेबां में झांकना चाहिए, जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है, यानी कुरान हकीम में जिसमें इसके खिलाफ सख्त तनबीह की गई है, वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूँ। बुशरा बीबी के बारे में वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि 5 बच्चों की मां बुशरा बीबी इमरान से मिलने से बहुत पहले से जादू टोटका करती रही है। यहाँ तक इमरान से मुलाकात और निकाह भी बुशरा ने इस काले जादू के दम पर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान के दिलो दिमाग पर बुशरा बीबी का ब्लैक मैजिक चढ़ता गया और इमरान बुशरा के बस में होते चले गए। अब आलम यह है कि भटेहाल आवाम के सुल्तान हिल स्टेशन वाले बंगले में विश्राम करते हैं और उनकी बीवी बुशरा अपने शौहर की सत्ता बचाने के लिए मनो मुर्गे का मांस बंगले में आग के हवाले कर रही है। जी, ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां चिकन की कीमत 500 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो है। मुंह से मिसाइल छोड़ने वाले इमरान खान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी तक देने में नाकाम है। इस्लामाबाद में चिकन 500 रुपए किलो है। रावलपिंडी में अंडे की कीमत 575 से 600 रुपए प्रति दर्जन तक जा पहुंची है। सिंध में भी चिकन 500 रुपए किलो बिक रहा है। पेशावर में 1 किलो चिकन की कीमत तो 550 रुपए तक पहुंच गई।
पाकिस्तान में भूखमरी जनता का नसीब बन चुकी है। भूखे पेट बच्चे कुलाते हैं, दूध तक मैसर नहीं दुधमुहों को। लेकिन बुशरा बीबी अपने शौहर की सत्ता बचाने के लिए लाखों रुपए का चिकन आग के हवाले कर रही हैं। मैं बतौर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। हाँ। और बतौर एक कायदे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। शहबाज साहब, लोगों को रोटी नहीं मिलती। जी बिल्कुल। और वहाँ पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। हाय रे पाकिस्तान और हाय रे पाकिस्तान की आवाम। मुल्क का सुल्तान ही जब ऐसा है तो मुल्क का क्या होगा। पाकिस्तान में बुशरा बीबी को उनके काले जादू के प्रकोप के लिए कई नामों से पुकारा जाता है। कोई पिंकी जादूगरनी कहता है, कोई पिंकी पीरनी, क्योंकि बुशरा खुद को पीर मानती है। यहाँ तक कि बुशरा बीबी को गॉड मदर भी कहा जाता है। और बुशरा खुद को एक आध्यात्मिक हीलर बताती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बुशरा बीबी की आईने में शक्ल दिखाई नहीं देती। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बुशरा के टोटकों का खुलासा हुआ। बुशरा पहले से भी इन्हीं सब कारनामों से सुर्खियों में रही है। इमरान को तीसरी बेगम बुशरा बीबी पर बहुत भरोसा है। कहा जाता है कि एक बार दरवाजा खोलने में देरी हो गई तो इमरान खान ने अपने 20 अधिकारियों का बनी गला से तबादला कर दिया। बुशरा बहुत समझदार है और मैं हमेशा सियासत के मुद्दे पर उनसे सलाह मशवरा करता हूँ। आवाम दाने दाने को मोहताज है और इस बर्बाद हुकूमत के सुल्तान इमरान खुद आलीशान महल में रहते हैं, जहां उनके शरीके हयात काला जादू से पाकिस्तान पर इमरान की हुकूमत कायम रखने के लिए काला जादू करती हैं। अब जरा बुशरा के काले जादू वाले बंगले के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यही इमरान की आज की सत्ता बचाने के लिए मध्ययुगीन सोच वाली हरकतें होती हैं। बनीगाला स्टेट 7.5 एकड़ में फैला है। बनीगाला पहाड़ की चोटी पर है, जहां से चारों तरफ खूबसूरत वादियां फैली हैं। बनीगाला में एक बोटेनिकल गार्डन है, साथ ही एक झील भी मौजूद है। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बाकी ऐशो आराम से लैस बनीगाला को पाकिस्तान का सबसे आलीशान बंगला भी कहा जाता है। इसी महल से इमरान ने पाकिस्तानी आवाम को सपने दिखाए थे कि वो आएंगे तो साथ में नया पाकिस्तान लाएंगे। लेकिन इमरान के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान गरीबी से कंगाली में डूब गया। और अब ये आलम है कि इमरान की विदाई जब तय दिख रही है तो बुशरा बीबी फिर से काले जादू वाला स्वांग रचकर इमरानी हुकूमत के खंबे खड़े रखना चाहती हैं। सुनिए उस बुशरा बीबी को जिसे लेकर कहा जाता है कि इमरान की मति फेरने वाली पीरनी असल में पाकिस्तान में साजिशों का सेंटर चलाती है। सिर्फ घूंघट न करने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता। मुझे पर्दे में रहने के लिए कोई दबाव नहीं है। ये अल्लाह से राब्ता करने का मेरा अपना तरीका है। इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम की हरकतें रहस्यों से भरी हैं, लेकिन पाकिस्तान की संसद में सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ दिख रहा है। इमरान खान के 3.5 वर्षों के काले कारनामों का राज बेपर्दा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। यानी बुशरा बीबी का काला जादू फीका पड़ता नजर आ रहा है। यही पाकिस्तान की सत्ता का नंबर गेम भी बता रहा है। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 155 सदस्य हैं और सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 172 सांसदों की जरूरत है। यानी बहुमत के आंकड़े से इमरान 17 कदम पीछे है। लेकिन पीटीआई को अभी 6 छोटी पार्टियों के 21 सांसदों का समर्थन हासिल है। मतलब इस वक्त इमरान सरकार के पास 176 सांसदों का समर्थन है, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर पीटीआई के 24 बागी सांसद इमरान सरकार के खिलाफ वोट दे देते हैं तो इमरान फ्लोर टेस्ट हार जाएंगे, जिसका मतलब है इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को भरोसा है कि उन्हें सरकार को गिराने के लिए 342 के सदन में 172 सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। इमरान खान
अगर कोई एयरपोर्ट जाता है ना, जब उसको रुखसत करने 50-60 बंदे उसको रुखसत करने भी चले जाते हैं, तो मैं तो रुखसत करने भी इतना बंदा नहीं आया। असल में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद 3 दिनों से पहले वोटिंग नहीं हो सकती। हालांकि इसे 7 दिनों से ज्यादा रोका भी नहीं जा सकता। यानी गुरुवार को जब 3 दिन पूरे होंगे तो इसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि इमरान खान की इस्लामाबाद से विदाई हो रही है या फिर बुशरा का काला जादू चल गया। जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत में वोट लिए हैं या इमरान खान के टिकट, हम तो सारी जिंदगी अपने टिकट पे लड़ते रहे हैं जी, लेकिन इमरान खान के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह।